एक कहावत आपने सुनी होगी, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये राजनीति का ऊंट 2024 में राजस्थान के अंदर किस करवट बैठने वाला है और राजस्थान के अंदर क्या ऊंट वाकई पहाड़ के नीचे आ रहा है या ऊंट इस बार राजस्थान के रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। तो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को बड़ी जबरदस्त तरीके से ऑक्सीजन देने वाला है, क्योंकि राजस्थान में, रेगिस्तान में यह कहा जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां सब फेल हो जाती है, ऊंट ही आखिरी में कामयाब होता है। ऊंट ही जो है वो काम आता है, ऊंट ही कामयाब है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, सवाल यह भी तो है। कहीं ऐसा नहीं है कि ऊंट जो है वो इस बार कामयाबी की कथा वो इंडिया गठबंधन की लिख दे और इंडिया गठबंधन को जो है वो ऊंट की सवारी यानी राजस्थान के रेगिस्तान की सवारी इस बार देखने को मिलेगी। राजस्थान में 25 सीटों पर 13 और 12 अलग अलग दो चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं 25 सीटों के ऊपर। लेकिन सबका इंतजार अब वोटिंग के बाद राजस्थान की इस शांति में, राजस्थान के इस सन्नाटे में यही है कि इस बार क्या होने वाला है। क्या वही होने वाला है जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, या इस बार नई कहानी, नई कथा लिखी जाएगी और इस बार मोदी जी का चुनावी ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है और राजस्थान के ऊंट पर सवारी इस बार कांग्रेस करेगी, इंडिया गठबंधन करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी के साथ थे वो भी इस बार कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस ने चुनाव बड़े शानदार तरीके से लड़ा है और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो थे साथ में, यानी वसुंधरा राजे और बीजेपी का खेमा, आरएसएस का कैडर, सब कुछ इस बार वो चुनाव से पहले ही, जैसे राजस्थान में होता है ना कि तूफान आने वाला है तो लोग जो है पहले ही अपना शरण ले लेते हैं सुरक्षित स्थान पर। कुछ उसी तरीके से हुआ कि वसुंधरा राजे के खेमे ने भाजपा के अंदर जो शीर्ष नेताओं का एक गुट है उन्होंने और उसके साथ साथ आरएसएस ने भी एक सुरक्षित स्थान पर जो है वो शरण ले ली। ये तूफान आएगा तो इसमें जो है वो अकेला भजनलाल शर्मा, यानी अभी पहली बार का मुख्यमंत्री और पहली बार का विधायक, वो बीच मैदान में और नरेंद्र मोदी छोड़ दिए। क्या वाकई यही हुआ है? मैं आपको राजस्थान की चुनावी राजनीति थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा और राजस्थान में क्या हुआ है इस बार जो वहां से खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई गर्मी बहुत थी, गर्मी कुछ नहीं थी, 2 जिलों में मतदान बढ़ा भी है और उनका गणित क्या कहता है, वो वहां पर क्यों बढ़ा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार 2019 में या 2014 के अंदर जब यहां पर शीतलहर नहीं चल रही थी तब भी यहां पर राजस्थान जो है तप ही रहा था और राजस्थान में गर्मी ही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की गर्मी थी। इस बार जो शुरुआत में राजस्थान में देखने को मिला, राजपूतों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, भाजपा उसको आखिरी तक दबा नहीं पाई। दलितों के अंदर जो एक बात लगातार भाजपा नेताओं ने कही कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, वो बात दलितों के अंदर अंदर तक चली गई, क्योंकि संविधान बदला जाएगा तो सबसे पहले आरक्षण बदला जाएगा। ये बात जो भाजपा नेताओं ने लगातार कही वो बात लोगों के अंदर तक चली गई और उसका कितना खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं आपके सामने सबसे पहले जो है मैं आपके सामने ये बता देता हूं, आप ये तस्वीर देखिए। 13 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान में, यानी कल जो वोटिंग हुई है वो देखिए। 2014 में, 2019 में, 2024 में और 2019 से कितना कम रहा है ये भी साथ के साथ गणित है। जोधपुर के अंदर 2014 में 62% वोट पड़ा था, 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। मैं आपको एक नतीजे बता देता हूं सबसे पहले ताकि ये वोटिंग परसेंटेज समझने में भी आसानी रहेगी। 2014 में 25 की 25 सीट बीजेपी के पास थी। 2019 के अंदर
25 सीट में से 25 ही बीजेपी के पास आ गई। सिर्फ एक सीट जो गठबंधन में थी वो भी बीजेपी जीत गई थी, आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल। लेकिन अब की बार हनुमान जी जो है वो कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। तो यानी 2014 और 2019 में बीजेपी ने 25-25 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा था, 0 सीट आई थी। लेकिन इस बार गणित क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं और वोटिंग परसेंटेज के जरिए समझिए। जोधपुर में 62.4% वोटिंग रही थी 2014 में, 2019 में बढ़ करके ये करीब करीब 6% बढ़ी और 68% पर आ गई। लेकिन 2024 में ये 5% गिर गई। बाड़मेर के अंदर 72%, 73% हुई थी और इस बार बाड़मेर में 74% की पोलिंग हुई है। ये 0.95% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए बाड़मेर जैसलमेर जो है, बाड़मेर जैसलमेर इस बार अपने आप में बहुत खास रही और बाड़मेर में जिस तरीके से रविंदर भाटी और फिर वहां पर जो है वो कांग्रेस के उदयराम की जो लड़ाई हुई उसने चुनाव को रोचक बना दिया। इसलिए वहां पर वोटिंग जबरदस्त हुई क्योंकि काफी दिन से वहां पर बड़ा अलग तरीके का चुनाव चल रहा था। पाली के अंदर भी इसी तरह से आप देखेंगे तो इस बार 5% जो है वो पिछले चुनावों से जो परसेंटेज है वो कम गई है। जालोर में जहां पर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के लड़के चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी वोटिंग जो है वो 3% कम हुई है। और राजसमंद में के अंदर 6% की वोटिंग जो है वो कम हुई है। अजमेर में भी 7% की वोटिंग कम हुई है, करीब करीब 7.5%। भीलवाड़ा में भी 5% वोटिंग कम हुई है। चित्तौड़गढ़ में भी 4% कम वोटिंग हुई है। उदयपुर में भी 5% वोटिंग कम हुई है। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो 0.13 वोटिंग कम हुई है और टोंक सवाई माधोपुर में 6% वोटिंग जो है कम हुई है यहां पर। और झालवाड़ा 12 के अंदर जो है वो 2% वोटिंग कम हुई है। कोटा में इस बार जो वोटिंग 1% बढ़ी है। कोटा में वोटिंग बढ़ने का भी यह है कि वहां पर भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी। कोटा के अंदर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो चुनावी मैदान में थे और बीजेपी से ही आए प्रहलाद गुंजन जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और दोनों के अंदर जबरदस्त टक्कर हो गई और इस बार जो है वो आमने सामने की लड़ाई वहां पर फंस गई। तो कुल मिलाकर के ये गणित अगर आप देखेंगे 13 सीटों का दूसरे चरण का, तो ये गणित आपके सामने, मैं कुछ आपको परसेंटेज क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे कि मुद्दे क्या रहे जिसकी वजह से इस बार चुनाव कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू के अंदर भी जो है वो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, गंगानगर, अलवर, सीकर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, बीकानेर, नागौर और जयपुर, तो ये वोटिंग परसेंटेज 24 और 19 का जो है वो आपके सामने है। जिले वाइज आप देख लीजिए, पहले झुंझुनू में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, जयपुर ग्रामीण में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, गंगानगर के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज कम है, अलवर में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और हर जगह पर 5-6-7% जो है कम हुआ है। सीकर के अंदर भी कम हुआ है, भरतपुर में भी कम हुआ है, करौली के अंदर कम है, दौसा में भी कम हुआ है, बीकानेर में भी कम हुआ है, नागौर में भी कम हुआ है और जयपुर में भी कम हुआ है। जहां पर शहरी क्षेत्र है वहां पर भी, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी, हर जगह जो है वो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। बीजेपी की चिंता यही है, बीजेपी की चिंता यही है कि 60% से ऊपर पिछली बार हर जगह पर वोटिंग रहा था, लेकिन इस बार 60% कहीं नहीं गया। इस बार जयपुर ग्रामीण में जो है ना, जयपुर के अंदर 63% वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन जयपुर में यह भी तो देखिए पिछली बार 68% की वोटिंग थी। तो यानी कुल मिलाकर के हर जगह बीजेपी के लिए स्थिति ठीक नहीं है। अब इसके कारण 3-4 कारण। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे पिछला जो चुनाव था तो उसमें एक आखिरी उम्मीद के साथ में चुनाव लड़ रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टी थोड़ा बहुत जो है वो मेरे कद का, मेरी राजनीति का थोड़ा बहुत लिहाज करेगी, लेकिन लिहाज नहीं किया और सिरे से खारिज कर दिया। भजनलाल शर्मा एक बार के, अभी के पहली बार के ही विधायक और पहली बार में ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बताया जाता है कि दिल्ली से सरकार चलानी थी, इसीलिए जो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहां पर वसुंधरा का खेमा इस बार पूरा अपना बदला लेने के लिए तैयार था और वसुंधरा की अहमियत, वसुंधरा की ताकत वो दिखाने के लिए तैयार था। वसुंधरा का एक बयान भी वायरल हुआ। वसुंधरा का बयान ये वायरल हुआ जहां पर वसुंधरा से पूछा गया कि 400 सीट का नारा दिया जा रहा है,
तो वसुंधरा ने कहा कि वो मोदी जी का चुनाव है, वो मोदी जी जाने, हम यहाँ पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम यहाँ पर जो है वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ये बस उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। फिर उसके बाद में वसुंधरा एक फैक्टर है, वसुंधरा के साथ साथ जो है वो वसुंधरा के बाद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आना चाहते थे, जितने भी और बाकी के नेता थे जो वसुंधरा के भी खिलाफ थे एक तरह से, वो भी बैठे के बैठे रह गए। वो भी सोच रहे हैं कि अब ये नए आ गए और हमारा तो बीच से ऐसे पत्ता साफ हो गया, पहले वसुंधरा रही और अब ये भजनलाल है और हम तो बीच में से कहीं निकल ही गए। तो वो जो गुट है वो भी नाराज। उसके बाद में आप आइए कि संविधान और आरक्षण की बात, 9% के करीब मुस्लिम है राजस्थान में, दलित है बड़ी संख्या के अंदर, तो मुसलमानों को संविधान के नाम पर और दलितों को आरक्षण के नाम पर भाजपा के नेताओं ने दो चीजें चलाई, उसका जबरदस्त तरीके से बैकफायर हो गया। 400 पार का जो नारा दिया, आरक्षण और संविधान की जो बात हुई, उसमें जो है वो सारा बीजेपी को नुकसान होता चला गया। उसके बाद में आप आइए, एक बड़ी चीज जिसने शेखावटी के क्षेत्र में और राजस्थान के जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खास तौर पर बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान किया, और वो है अग्निवीर की स्कीम। कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो आते ही पहली कलम से इस अग्निवीर की स्कीम को उखाड़ फेंकेंगे। ये अग्निवीर की स्कीम जो है वो बदल दी जाएगी और पहले वाली पुरानी वाली भर्ती, जो परमानेंट भर्ती आपकी होती थी, वही भर्ती हम चलाएंगे। शेखावटी के अंदर और मैं राजस्थान में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था विधानसभा चुनाव के अंदर, तो स्पेशली मैंने एक पूरा शो किया था उन बच्चों के साथ में जो अग्निवीर की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तैयारी तो क्या, एक नहीं है, तब मजबूरी में लाचारी में क्या करेगा आदमी। आज बेरोजगारी और भुखमरी तो कुछ इस तरीके से है कि आदमी को 4 महीने के लिए भी नौकरी मिलेगी तो 4 महीने के लिए भी आदमी तैयार है, वो तो 4 साल की है फिर भी, लेकिन अंदर खाने दुखी है सब। अंदर जो है वो लोग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम सबक सिखा देंगे, और लोगों को मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अग्निवीर को पहली कलम से उखाड़ फेंकेंगे। लोगों ने कहा कि ठीक है, आपके साथ चलते हैं। तो ये मुद्दा रहा। और उसके बाद में रही सही कसर जो थी कि राजपूत जो है वो बीजेपी की तरफ आंख मूंद करके चले जाते थे, लेकिन इस बार राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और वजह क्या थी? वजह थी पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान, जिसमें उन्होंने एक बहुत घटिया बयान दिया और कहा कि ये राजपूतों की बहन बेटियां या जो राजपूत राजा अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे, और कुछ इस तरीके का उनका बयान था कि उनको जो है वो शादियां भी करते थे, उनके साथ बैठ करके खाना भी खाते थे। तो इस बयान ने जो है वो आग में घी डालने का काम किया और चौतरफा जो है वो आग में भाजपा धधक उठी। अग्निवीर का मुद्दा, वसुंधरा का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा, अभी एक आरएसएस का मुद्दा बाकी है, फिर उसके बाद में जो है वो राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे एक साथ खड़े हो गए। और महंगाई, बेरोजगारी तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान का गरीब आदमी कैसे जो है वो इस राजस्थान की तपस्ती लू के अंदर पाई पाई के लिए मोहताज है। महंगाई और बेरोजगारी कुछ इस कदर है, तो वो तो एक ऐसा फैक्टर है जो हर जगह पर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। आरएसएस को भी लगा, आरएसएस जो है वो कम से कम वो इस बात को माना जाता था कि राजस्थान जो है सेफ एंड सिक्योर प्रदेश है। 2014 और 19 में बीजेपी के लिए भरपूर एकदम झोली भर करके सीट दी, लेकिन इस बार जो है वो मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प, मोदी का ये, मोदी का वो, सब कुछ मोदी 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 के नाम पर चला। जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने निकाला उसमें भी मोदी, हर जगह पर मोदी ही मोदी। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि राजस्थान में या बाकी के प्रदेश में भी आरएसएस का जो कैडर है वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। वो भी, उसको भी लग रहा है कि चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के नेता आकर के आरएसएस के कैडर को आगे पीछे घूमते थे और कहते थे कि आरएसएस के कैडर के बगैर हमारी दुर्गति हो जाएगी और हम नहीं जीत पाएंगे, वो कैडर भी इस बार जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि सब कुछ मोदी के नाम पर हो रहा है और हमारी पूछ ही खत्म हो गई है, हमारी बात ही खत्म कर दी गई है। और इसलिए उस आरएसएस के कैडर ने भी बीजेपी को झटका देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे समीकरण हैं, ये सारे समीकरण हैं, वो बीजेपी के माइनस में जाने का काम किया। फिर राहुल कसवा का जिस तरीके से टिकट काटा,
जाट एक साथ हो गए, मतलब इतने जो है वो समीकरण है जो बीजेपी के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि कोई जो है पूरा राजस्थान के जाट जो है वो सिर्फ राहुल कसवा के पीछे है, ऐसा नहीं है। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से साथ में आए तो एक पूरा एक जाटों का एक वो बन गया, गुट बन गया कि ये कांग्रेस जो है वो कुछ न कुछ कर सकती है। गोविंद डोटासरा जिस तरीके से गमछा लेकर के और जो है वो चुनावी सभाओं में नाच करके लोगों के बीच में जोश भरने का काम करते रहे, हनुमान बेनीवाल, गोविंद डोटासरा, राहुल कसवा, तो एक के बाद एक के बाद एक जाटों को लगने लगा कि हमारे नेता यहां पर बड़ी मजबूती के साथ में है, वहां पर नहीं है। और वहां पर जो है हमारे नेताओं को एक के बाद एक हाशिए पर रखा जा रहा है। आप देखेंगे सतीश पूनिया कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन सतीश पूनिया को हटा दिया गया। सतीश पूनिया को हटा दिया गया और विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो हार गए, कहा जाता है कि उनको हरा दिया गया। फिर अब लोकसभा की टिकट नहीं दी गई उनको, हरियाणा का प्रभारी बनाया, तो हरियाणा में जो है वो उतनी पूछ नहीं है, क्योंकि हरियाणा में पहले ही जो है वो बीजेपी जाटों को लेकर के बहुत बदनाम एक तरह से रही है कि जाटों को जो है साइडलाइन करके, और जो जाटों की चौधर थी वो बीजेपी ने दूसरी तरफ डाल दी है। तो ये सारे समीकरण जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाते रहे, और ये सारे समीकरण जो है वो एक के बाद एक बीजेपी के जो है वो ईंट निकालने का काम करते रहे। बीजेपी ने जो अभी तक राजस्थान में दीवार किले खड़ा किया था, उसकी जो ईंट है, नींव की ईंट, वो दरकने लगी, और जब नींव की ईंटें दरकने लगी तो पूरा किला, पूरा महल वो भरभराने लगा। अब सवाल ये है कि आखिरी में जब नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा के अंदर मंगलसूत्र का बयान दिया, तो उससे कुछ पोलराइज हो पाया है राजस्थान का चुनाव, या इससे और ज्यादा नेगेटिव हो गया है? क्योंकि नौजवान तबके ने तो सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद में मुस्लिम वोट जो वसुंधरा के साथ चले जाते थे, मैंने झालवाड़ा में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मुस्लिम खुल करके वसुंधरा राजे का जो है वो वाहवाही करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी मुसलमानों को लेकर के, मंगलसूत्र को लेकर के बयानबाजी दी, और उसके बाद में आपको पता होगा विधानसभा चुनाव के बाद में जैसे ही जो है वो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जयपुर के अंदर कैसे मुस्लिमों की दुकानों का बंद करवाने का काम किया। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद में जयपुर के स्कूलों में जाकर के हिजाब वाला जो मुद्दा है उसको गरमाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इतने सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के नेगेटिव में गए हैं। ऐसा लगता है कि अगर इन सबको टटोल करके देखें तो बीजेपी के पक्ष में कुछ नहीं। बीजेपी के पक्ष में है तो मोदी जी का नाम, और मोदी जी का नाम कितने काम का बचा है ये तो आप देश भर में देख ही रहे होंगे। तो राजस्थान में क्या हो जाएगा, उसके बाद में लोग कंपैरिजन करके भी देख रहे थे कि एक तरफ जो है वो अशोक गहलोत की सरकार थी, 5 साल की सरकार चली अशोक गहलोत की सरकार, और उसने 25 लाख रुपए की जो है वो चिरंजीवी योजना देने का काम किया, जिसमें स्वास्थ्य गारंटी थी 25 लाख रुपए की। और इधर जो है वो ये सरकार आई, नई भजनलाल की सरकार आई, और भजनलाल की सरकार में जिस तरीके से राजपूतों को लेकर के और अलग अलग जो किस्से हुए, और उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीमें बंद करने का काम किया, तो स्थिति जो है वो डावाडोल होती चली गई। और इस बार जो है वो बताया ये जा रहा है कि करीब करीब जो है वो दर्जन भर सीटों के ऊपर बीजेपी फंस गई है। कांग्रेस कह रही कि हम 2 डिजिट में आएंगे, अब 2 डिजिट में नहीं तो कम से कम जो है वो 6 से 7 सीटें जो है वो जरूर राजस्थान में नुकसान करेगी। अब सवाल यही है कि अगर ऐसे ऐसे नुकसान होने लगेगा तो बीजेपी का नुकसान बहुत भारी हो जाएगा। आप बताइए कि राजस्थान में इस बार चुनावी गणित और राजस्थान का सियासी ऊंट वो किस करवट बैठने वाला है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें आ रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।